हेलो फ्रेंड्स, कल आपने कॉफ़ी तक का स्टडी किया था एसएसटी में। ज्योग्राफी का लेसन 4 एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ये कंसर्न किया जाता है कि आप कल्चर्ड प्लांट को डायरेक्टली मेन फूड, मेडिसिनल पर्पस या एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सिंपलर शब्द में आप ऐसा कह सकते हैं, इट इज कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल और एक्सोटिक प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए कि हॉर्टिकल्चर टर्म जो है ये लैटिन भाषा के शब्द से डिराइव किया गया है, जो हॉर्टस मतलब गार्डन होता है और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन होता है। ठीक है, एल.एच. बेली को अमेरिकन हॉर्टिकल्चर का फादर कहा जाता है और एम.एच. मेरी गौड़ा को इंडियन हॉर्टिकल्चर का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर प्लांट में कौन कौन से क्लासिफिकेशन हुए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब इसका किया गया तो इसमें सबसे पहला ब्रांच जो है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब आप जानिए कि पोमोलॉजी क्या है। कि प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। पोमोलॉजी क्या हो गया, यानी कि फ्रूट्स और नट्स का जो प्लांटिंग या हार्वेस्टिंग किया जाता है उस तरह के क्रॉप को पोमोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा ब्रांच इसका आता है ओलेरिकल्चर। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग होता है वेजिटेबल्स का। उसके बाद तीसरा ब्रांच इसका आता है एर्बोरिकल्चर। इसमें क्या होता है कि स्टडी, सिलेक्शन एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, सर्ब्स और अदर पेरेनियल वुडी प्लांट्स, यानी कि वार्षिक वुडी प्लांट का प्रॉपर केयर किया जाता है साल में, जो एक बार उससे फल प्राप्त किए जा सके। उसके बाद आता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है और दूसरा पार्ट जो है उसमें लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो हो गया आपका वो प्रोडक्शन, यूज एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लोरल क्रॉप्स, और दूसरा है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है कि वैसे प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि आउटडोर इन्वायरमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके और आउटपुट क्या है। कि द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज ओवरकम द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री। फूड ग्रेन से ये आगे बढ़ते जा रहा है और टोटल प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर का है वो 211.2 मिलियन टन, जो कि 2007-8 में था, उससे बढ़कर 311.71 मिलियन टन 18-19 में हो गया है। ठीक, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है वर्ल्ड में, और पहला रैंक इसका आता है प्रोडक्शन ऑफ बनाना में, मैंगो में, लाइम, लेमन, पपाया और ओकरा में। ठीक, अब हम जानते हैं कि कुछ स्पेसिफाई चीज जो कि आपको पढ़ना है कि इसमें देखिए मैंगो भारत में कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से उगाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। ऑरेंज जो है वो नागपुर और चेरापूंजी मेघालय का प्रसिद्ध है। बनाना केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। लीची और गुआवा यूपी और बिहार का प्रसिद्ध है। पाइन एप्पल जो है वो मेघालय का। ग्रेप्स ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट और वालनट ये जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल एंड इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ से हमने देख लिया। अब जानते हैं हम नन फाइबर क्रॉप के बारे में। नन फाइबर क्रॉप जो हो गया आपका नन फूड क्रॉप। नन फूड क्रॉप में सबसे पहला आता है रबर। रबर क्या है, एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है काफ़ी चीज़ों के लिए।
ये मोस्टली जो है इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसे स्पेशल कंडीशन के तहत उगाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या हैं। सॉइल, कैसा सॉइल होना चाहिए? रेड, लेटेराइट, सॉफ्ट एंड दोमट। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास का होना चाहिए। इसमें क्या है कि हाई लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी इसमें परिश्रम करना पड़ता है। तो और फेवरेबल कंडीशन इसके कल्टीवेशन के लिए इंडिया में, साउथ इंडिया में पाया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र जो है रीजन रबर के, वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल ऑफ मेघालय। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे फाइबर क्रॉप के बारे में। ठीक है, फाइबर क्रॉप में इंडिया में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क जो है वो 4 मेजर फाइबर क्रॉप है। ठीक है, जिसमें कि सिल्क को सिल्क वर्म यानी कि एनिमल से प्राप्त किया जाता है, जबकि बाकी के जो 3 बचे कॉटन, जूट और हेम्प, इसे जो है क्रॉप ग्रो करके प्राप्त किया जाता है। अब सबसे पहला हम स्टडी करते हैं कॉटन के बारे में। ये मोस्टली वैसे जगहों पर उगाया जाता है जहां पर काली लावा से निर्मित मिट्टी हो। ठीक है, जो कि मुख्यतः दक्कन के पठार में पाया जाता है। अबाउट 60% जो कॉटन है वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब के द्वारा उपजाया जाता है। और इसके अलावा जो प्रोड्यूसिंग एजेंट हैं या स्टेट्स हैं वो हरियाणा और कर्नाटका है। अब देखिए कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या होगा। इसके लिए 210 दिन बिना ओस, कुहासा या फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके लिए लावा निर्मित ब्लैक सॉइल चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री तक चाहिए और उच्च तापमान चाहिए, हाई रेनफॉल, ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि रेनफॉल में 50 से 100 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज बिलीव्ड दैट इंडिया इज द होम ऑफ कॉटन एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू 2014। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके बुक में दिया हुआ 2014 के अनुसार जो है इंडिया कॉटन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चाइना के बाद। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएसए 2017 इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, सेकेंड रैंक पर चाइना है और थर्ड रैंक पर यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर यह चीज याद रखना है हमको। इसके अलावा नेक्स्ट में जो आता है फाइबर क्रॉप में वो आपका जूट आएगा। ठीक है, जूट मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उपजाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार का दूसरा स्थान आता है। इसमें बीपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल का पहला स्थान आता है। यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल अकेला 71% जूट उत्पादन करता है। ठीक है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा चीज हमको ये याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में ही जूट का सर्वाधिक उत्पादन क्यों होता, और खास करके हुगली बेसिन के आसपास। तो इसके लिए 3 कारण रिस्पॉन्सिबल है। पहला हाई टेम्परेचर, दूसरा वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लैंड, और तीसरा कि यहाँ की मिट्टी हर साल रिन्यू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि जूट का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ओके, तो सॉइल इसमें दोमट या एलुवियल सॉइल चाहिए, टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए और रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। रीजन आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ उत्पादन किए जाते हैं। वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट रैंक पर है जूट उत्पादन के मामले में, सेकेंड रैंक पर बांग्लादेश है और थर्ड रैंक पर चाइना। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है
टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर में किस तरह से इंस्टीट्यूशनल या फिर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया जाए जिससे कि कृषि की उपलब्धता और उसकी उपयुक्तता बरकरार रह सके। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश, लगभग 2/3 के आसपास भारत के लोग जो हैं वो खेती पर अपनी जीविकोपार्जन के लिए निर्भर करते हैं। तो अगर इसका डेवलपमेंट नहीं किया जाए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसे उस मुकाम तक ले जाएं कि हमारे जीडीपी में जो 1950 से पहले तक भारत के कुल जीडीपी का 50% भागीदारी कृषि का होता था, वो 1991 से क्रमशः घटता क्यों चला गया? अगर घटता चला गया, जबकि 1960-70 फिर पहली हरित क्रांति हुई, फिर 80-85 में दूसरी हुई, हरित क्रांति का सिलसिला चलता रहा, फिर भी एग्रीकल्चर का इंडिया के इकोनॉमी में, उसके जीडीपी में प्रति वर्ष उसका एग्रीकल्चर का योगदान क्यों घटता चला गया? इसके लिए क्या है कि सबसे पहले भूमि सुधार जो था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया। ठीक है, 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया था। उसमें 3 पहलू थे। एक था हदबंदी, जिसके तहत अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई एवं अतिरिक्त भूमि के पुनर्वितरण का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा था चकबंदी, जिसके द्वारा जोत के आकारों को छोटा होने से, यानी कि एग्रीकल्चरल फील्ड जो थे उसको छोटा होने से रोकना और जमीन को इकट्ठा करके बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड में तब्दील करना और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर पर बल देना था। ठीक है, अब तीसरा जानिए, तीसरा था काश्तकारी सुधार, जिसके तहत किसानों को प्लाउइंग का अधिकार प्रदान किया जाना था और जो जमींदार थे उससे रक्षा करना था किसानों की। 1950, 1950, 53 के दौरान पूरे देश में जमींदारी एबॉलिशन कानून बनाया गया, जिसके तहत लगभग 2 करोड़ किसानों को काश्तकारी का अधिकार एवं 1 करोड़ किसानों को मिल्कियत दी गई। लेकिन ये व्यवस्था ओरल सेटलमेंट के तहत की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो ओरल सेटलमेंट के तहत ये व्यवस्था किया गया, जिस कारण से ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ, तो 1960 के दशक में भूदान आंदोलन के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। लेकिन भूदान आंदोलन जो है उसमें प्रशासन के तालमेल के कारण, प्रशासन जो प्रॉपर वे से तालमेल नहीं बिठा पाया दाताओं से, इस कारण से मैक्सिमम जमीन अभी भी जो है वो दानकर्ताओं के पास ही है। ऐसे अनेक मामले दिए गए हैं जहां पर कि जिनको भूमि दान दिया जाना था वो लेने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव था। ठीक है, इस कारण से अब भी हमारे देश में भूमि का अत्यधिक जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। वैसे लोग जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन हो, उसमें से 57.8% आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पहलू था इसमें चकबंदी। चकबंदी भी उन्हीं क्षेत्रों में संभव था जहां पर स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज उपलब्ध होती। इस कारण से इसका प्रोसेस उन्हीं जगहों पर हो पाया जहां पर हरित क्रांति का क्षेत्र था, और दूसरे जगह अन्य प्रदेशों में चकबंदी को प्रदूषित कर दिया गया। मतलब उसमें जैसे उदाहरण के तौर पर आप बिहार को ले सकते हैं, यहाँ पर बाढ़, सूखा, भूमि की फर्टिलिटी में अनइक्वलिटी के कारण जो है सो
लगभग चकबंदी करना असंभव है। ठीक है, इस सब के अलावा हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में फिर भी क्या क्या किया गया है, इसमें पॉइंट क्या हो सकता है। कलेक्टिविजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग टू मेक देम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ठीक है, पहला कंडीशन था कि किसानों को उस तरह का जमीन प्रोवाइड किया जा सके, लैंड होल्डिंग उस तरह से किया जा सके ताकि वो इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से वैल्यूएबल हो। दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। हमारे देश में हरित क्रांति हुई, उसका उद्देश्य था कि देश में जो खाद्यान्न आपूर्ति की व्यवस्था है उसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हुआ। व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत ये व्यवस्था की गई कि जो है दूध के प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ोतरी हो। उसके बाद कोऑपरेशन विथ फार्मर्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, किसान के साथ सहभागिता और जमींदारी प्रथा का अंत। नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट लॉसेस काज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखिए, पहले किसानों को फसल सुरक्षा बीमा नहीं थी, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ये फसल सुरक्षा बीमा दिया गया, जिसके तहत अगर प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या फिर किसी तरह का ऐसा साइक्लोन वगैरह हो जिससे कि उसके फसल तहस नहस हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में उनको आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए जो है फसल सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अदर बैंक्स। ग्रामीण बैंक और सहकारी समिति की स्थापना की गई। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लागू किया गया। स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम किसानों के लिए टीवी और रेडियो पर प्रचारित किया जाने लगा। डीडी किसान चैनल आप लोग जानते होंगे कि लॉन्च किया गया है हाल फिलहाल में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स टू चेक एक्सप्लॉयटेशन। खाद्य सुरक्षा के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में किसी भी प्रकार की गिरावट ना आए, उसके लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया गया। लैंड रिफॉर्म, इस पर ध्यान दिया गया और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1952-57 का ये मेन फोकस था कि लैंड रिफॉर्म को पूरा किया जाए, भूमि सुधार किया जाए उसमें। हालांकि ये अभी भी संभव नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। आप देखिएगा इंडिया का इतिहास उठा करके तो 1950 से पहले भारत के जीडीपी में 50% की भागीदारी खेती की थी, लेकिन 1951 के बाद ये धीरे धीरे घटता चला गया। About 52% of total workforce was employed by the farm sector and 18% of GDP। ये 2011-12 का हम बता रहे हैं कि भारत में रोजगार का 52% हिस्सा खेतों द्वारा दिया जाता है, खेती द्वारा दिया जाता है, और जीडीपी में मात्र इसका 18% भागीदारी। 11-12 की ये बात है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाह रही है कि किसी तरह से इसको मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्निकल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे लोगों में खेती के प्रति आस्था बढ़े और इंडिया का इतना भारी पॉपुलेशन को फीड करके वो इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें और इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज बढ़ सके। अब देखिए, आपको हम एक डाटा दे देते हैं
कि 1951 में, इसको नोट कर लीजिएगा, 1951 में एग्रीकल्चर का जीडीपी में 52.2% हिस्सेदारी थी। 1965 में 43.6% हिस्सेदारी थी। 1976 में 37.4% हिस्सेदारी थी। 2011-12 में 18.9% थी और 2019-20 में 16.5% है। अब आप इस डाटा से समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद किस तरह से इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर की दुर्दशा हुई है, वो ये डाटा बखूबी बयां कर देता है। हमने प्रोडक्शन लगातार वृद्धि किया है प्रोडक्शन में, लेकिन उसकी भागीदारी जीडीपी में नहीं हो पाई। ये एक चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हो? Reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country. खाद्य खेती से संबंधित जो उपकरण थे, उसके आयात शुल्क में जो कमी की गई, इससे प्रभावित हुआ लोग, और किसान जो है खेती में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से खिसकने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि एग्रीकल्चर में रोजगार भी घटने लगा। इंडियन फार्मर इंटरनेशनल कंपटीशन के तहत काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल। और उसके बाद फर्टिलाइजर्स पर, खाद पर जो सब्सिडी दी जाती थी, उसको कम कर दिया गया, जिस कारण से ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। किसी भी चीज की कीमत निर्धारित करना लागत के अनुसार ही तय किया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि फार्मर अभी भी कई तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और कई स्टेट में आप जानते होइएगा कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। अब ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा फूड सिक्योरिटी। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। खाद्य सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक लोगों का यह अधिकार है कि उसको कम से कम मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल का फूड मिल सके। अगर हमारा देश, हमारी जनसंख्या के पास इस तरह की एबिलिटी नहीं होती है, तो हम खुद को खाद्यान्न के मामले में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें चाहिए, हालांकि हमारा देश गेहूं, चावल या अन्य खाद्यान्न फसलों या दलहनी फसलों के मामले में कई मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे कंट्री में जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति है, तो आवश्यकता है कि हम लोगों में ये सोचने का कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर जो है भारत सरकार कई तरह के कार्य करती रही है और अभी भी कर रही है, जिसमें बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ओके, ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होइएगा बफर स्टॉक और पीडीएस के बारे में। अब देखिए कि बफर स्टॉक का मतलब हुआ कि हम खाद्य को इतने अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित करके रख सकें ताकि अगर कभी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाए या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए। अभी इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि अभी पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे कंडीशन में अगर हमारा कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता खाद्यान्न के मामले में, तो लोगों की क्या हालत होती। इसलिए बफर स्टॉक जरूरी होता है। और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस मैटर को आप न्यूज चैनल के माध्यम से अभी समझ सकते हैं कि जिसके पास भी राशन कार्ड है उसे सरकार की तरफ से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, वो राशन कार्ड किनके पास होगा? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन,
हम लोग आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जहां अरबों रुपया का आईपीएल हर साल खेला जाता है, फिर भी करोड़ों लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। अब इंडिया फूड सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वहां पर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंश्योर होते हैं जो कि ये तय करते हैं कि भारत के प्रत्येक लोगों के पास अनाज की मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू का अनाज उपलब्ध हो सके ताकि वो अपने जीवन यापन को कंटिन्यू कर सके। इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कि फूड ग्रेन्स को स्टॉक किया जाए और उसे पीडीएस तक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाया जाए। एफसीआई फूड ग्रेन्स फार्मर्स से लेगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके तहत उसको खरीदेगा, उसको फिर जो है वो अपने अंदर रखेगा, कई तरह के चीज़ों से वो बचाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है सो हर एक लोगों तक, ग्रामीण लेवल तक, जहाँ पर कंट्रोल कहते हैं उसको, पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि फूड कल्टीवेशन से लेकर के उसके बफर स्टॉक तक, एफसीआई तक पहुंचने तक, और वहां से जो बीपीएल कार्डधारी हैं वहां तक भोजन पहुंचाने तक, ये सारा जिम्मा जो है वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है, फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, प्रेजेंट टाइम में यह 17 स्टेट के 476 डिस्ट्रिक्ट में क्रियान्वित है। इसके तहत जो है लोगों को कई तरह का लाभ मिल पाता है। अब देखिए, इंडिया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का टेबल आपको दिया गया है, 2016 तक का यहाँ पर आपको उपलब्ध है डाटा। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में जो है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। अगर गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, क्रेडिट लिंकेज प्रोवाइड करती है, तो प्रत्येक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक ब्लॉक में इतना खेती योग्य जमीन है कि उस ब्लॉक के, उस प्रखंड के, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आसानी से फीड कराया जा सकता है। फिर भी हमें अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं है, लोग अब भी, किसान जो है सो आसमान की तरफ निहारते हैं फसल बुआई से पहले, ये एक दुर्भाग्य का विषय है। बड़े किसान जो हैं वो तो ट्यूबवेल वगैरह से अपना इरिगेशन कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो वाटर क्राइसिस फेस करते हैं और वो कई तरह के समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं। हाई एल्डिंग कैपेसिटी का सीड उपलब्ध नहीं होता है, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार ग्रो करना नहीं होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ग्रो नहीं कर पाते हैं। अभी भी हम खाद्यान्न के मामले में काफी स्थान पर हैं, लेकिन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन के मामले में काफी पीछे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि लोगों के पास, फार्मर के पास हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके जो कि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टैंडर्ड लेवल तक ले जा सके, जिससे इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर का भी पार्टिसिपेंट जो है वो बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। वैश्विकरण कोई नई चीज नहीं है, ये उसी समय से है जिस समय से उपनिवेश का शुरुआत हुआ था। 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर भारत आए थे, तब भी भारतीय मसाले यहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि इंडिया में कुछ चीज ऐसा है
एग्रीकल्चरल फील्ड में, जिसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ब्रिटिश पीरियड में कॉटन बेल्ट्स इंडिया का अटैच हुआ ब्रिटिश से, और ब्रिटेन में रॉ मटेरियल के रूप में पहुंचाया जाने लगा कॉटन, और ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हाई लेवल तक उसने पहुंचा दिया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में है जो है, वो गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन की अवेलेबिलिटी के कारण ही संभव हो सका। चंपारण मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और याद रखिए कि गांधी का इंडियन फ्रीडम में पहला मूवमेंट यही था। ऐसा इसीलिए कि उस नील की खेती की जाती थी और जबरदस्ती करवाई जाती थी, इसलिए किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत 1990 के बाद फार्मर जो कि इंडिया में थे, उनको कई तरह का प्रॉब्लम हुआ। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, इस सब के लीडिंग प्रोड्यूसर या इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर कहें होने के बावजूद भी भारत के किसानों को प्रॉब्लम हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खेती करने वक्त हमें यह चीज ध्यान रखना रहता है कि हम जब खेती कर रहे हैं तो उसे कैसे सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाया जाए। और आप जो उत्पन्न किया, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया, उसकी क्वालिटी अगर जबरदस्त नहीं होगी तो मार्केट में आपकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन इंडिया में अभी भी मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं वो सिर्फ अपने फैमिली को फीड कराने भर ही अनाज उत्पन्न कर पाते हैं। इस कारण से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और वही लीड करता है फार्मर सुसाइड का। इसलिए आज इसमें अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो, इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया, जिसके तहत सीड को हाइब्रिड करा करके कम समय में कम जगह पर अत्यधिक पैदावार उत्पन्न किया जा सके, इससे तैयार किया गया। इंडियन फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करने लगे, हाई यील्डिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स लगाने लगेंगे, तब जाकर के जो है ये मोस्ट प्रॉफिटेबल और इंडियन इकोनॉमी में इनकी भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, अब तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर को देखा। अब देखिए, इसको इंक्रीज करने के लिए इनकम को कई तरह की खेती किए जा सकते हैं। बायोडीजल क्रॉप हो, उसके बाद है शुगर केन हो, ये सबको इरिगेट करके प्रॉफिटेबल जो है, यानी कि जो कॉमर्शियल क्रॉप है जिससे इनकम अर्न किया जा सके, वो मोस्टली एग्रीकल्चरल को लीड करना चाहिए और उसी को ग्रो करना चाहिए, ताकि उनका फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार हो और देश के भी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हो। ओके, अब आप लोग इस चैप्टर को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे।